तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम कोशिश कर रहे हैं आपको क्लाइमेट जोन समझाने के लिए। तो वर्ल्ड क्लाइमेट जोन जो है ज्योग्राफी में, मैं आपको डराऊंगा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हम लोग रटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कम से कम करते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा बुक्स में या तमाम तरह के जो सोशल मीडिया चैनल हैं उसमें भी कुछ एक चैनल या कुछ एक बुक्स जो हैं बहुत अच्छे से समझा रही हैं, लेकिन कुछ बुकों में ऐसी चलता हुआ नॉलेज दे दी गई है। कुछ हमारी भी कमी है, कुछ हमारे सामने जो करिकुलम मिल रहा है उसकी भी कमी है कि हम इस टॉपिक को क्लियर समझ नहीं पाते हैं। एक चीज़। अच्छा, दूसरा, वर्ल्ड में तरह तरह के क्लाइमेट जोन हैं। जैसे एक कोपेन है, तो हम कोपेन का जो क्लाइमेट जोन है उसको समझाने अभी नहीं जा रहे हैं आपको। फिलहाल जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की चीज़ें हैं या हवा पानी कहाँ कैसा है, उसके आधार पर हम लोग आपको डिस्कस करेंगे क्लाइमेट जोन के बारे में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय जलवायु मिलते जुलते नाम है ना, टैगा टाइप, टुंड्रा टाइप। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टुंड्रा टाइप नीचे है कि टैगा टाइप नीचे है। फिर मानसूनी टाइप तो चाइना टाइप, कहीं कहीं लिख देता है कि चाइना टाइप जो क्लाइमेट है वो मानसूनी टाइप है। अच्छा, कहीं लिखेगा ना कि जैसे सवाना टाइप क्लाइमेट जो है, सुन रहे हैं आप लोग, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, कि सवाना टाइप क्लाइमेट जो है वो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का ट्रांजिशनल जोन है। हिंदी में लिख देगा संक्रमण काल। तो हमें ये नहीं पता, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं शुरू में तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि संक्रमण काल क्या होता है। अच्छा, फॉरेस्ट और डेजर्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, डेजर्ट का मतलब क्या हुआ। हमें ये नहीं पता कि डेजर्ट का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कि भाई साल भर में अगर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तो वहाँ जो है वो डेजर्ट हो सकता है। अगर ठंडा होगा तो ठंडा डेजर्ट हो जाएगा, गर्म होगा तो हॉट डेजर्ट हो जाएगा, है ना। अब हमें अगर ये पता चल जाए पूरे के पूरे ग्लोब में कि जो बारिश का पैटर्न है किस तरह से बदलता है, बारिश का और टेम्परेचर का पैटर्न कैसे बदलता है। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। झुके होने की वजह से एक तो दिन रात पूरी अर्थ पर बराबर नहीं होते और अलग अलग तरह का क्लाइमेट बन जाता है ना। अगर पृथ्वी अगर अपनी एक्सिस पर झुकी ना होती तो सबसे ख़ास बात यह है कि पूरी पृथ्वी पर दिनों रात बराबर होते, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। इसके अलावा जो ये क्लाइमेट का वेरिएशन है जगह जगह, ये भी बहुत कम होता, क्योंकि इसमें दूसरा एक रोल और भी है ना, सूरज के चारों ओर घूमना। सूरज के चारों ओर घूमना और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना, ये दो जो चीज़ें हैं, पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर इंक्लाइनेशन यानी कि झुकाव, और पृथ्वी का सन के चारों ओर घूमना, ये दो चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ अलग अलग सीजन्स को लेकर के आते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है और साथ ही साथ सन के अराउंड घूम भी रही है। तो एक्सिस पर झुकाव, सन के अराउंड घूमना, ये किसी भी जगह के क्लाइमेट पर असर डालते हैं। इसके अलावा किसी भी जगह क्लाइमेट पर असर जो है सबसे ज़्यादा डालता है उस स्पेसिफिक प्लेस का लैटिट्यूड। यानी कि कोई जगह, मान लीजिए आप किस शहर में हो, आप दिल्ली में हो सपोज, तो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो जो है वो उसके क्लाइमेट को बताएगा, आमतौर पर उसके क्लाइमेट को बताएगा। दिल्ली का जो लैटिट्यूड है किसी भी जगह का, मान लीजिए अफ्रीका में गिनी कोस्ट पे आप जा रहे हैं या जंजीबार में जा रहे हैं, तो वहाँ का जो लैटिट्यूड है वो उसके क्लाइमेट पर असर डालेगा। ठीक है ना, लैटिट्यूड असर नहीं डाल रहा एक्चुअली। लैटिट्यूड तो हमने एक जगह ख़ास जगह पर रख दिए हैं कि यहाँ पर ऐसा, वहाँ पर वैसा, वहाँ पर वैसा, तो लैटिट्यूड से हमें किसी जगह का पता चलता है। तो इसलिए हम आमतौर पर कहते हैं कि किसी भी स्थान की जलवायु को वहाँ का अक्षांश जो है वो प्रभावित करता है। अब जलवायु में क्या शामिल है, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है, वहाँ हवा किस तरह की है, नम हवा है या शुष्क हवा है, बारिश वहाँ पर किस तरह से होती है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो कैसा है वहाँ पर। इसके अलावा एक शब्द आता है एलिवेशन, यानी कि उच्चावच। उच्चावच का मतलब ये है कि जैसे ये आप देख रहे हैं ना, प्लेन सरफेस है, ये एकदम प्लेन सरफेस है, यहीं पर आगे जाके उबड़ खाबड़ हो जाए, फिर कोई एक रेत का ढेर आ जाए सामने, तो दिक्कत होगी ना आपको। इन्हीं को एलिवेशंस कहते हैं। कहीं चट्टानों का होना, कहीं ऊँचे घने जंगलों का होना, कहीं महासागरों का, झीलों का होना, कहीं पठारों का होना, यही अर्थ के एलिवेशंस कराते हैं। तो ये सब जो हैं किसी भी खास जगह क्लाइमेट पर असर डालते हैं। इसके अलावा आप समुद्र से कितना दूर हैं, जो कोस्टल लाइन है या समुद्री तट रेखा है, आप उससे कितना दूर हैं, ये भी आपके क्लाइमेट पर असर डालता है। अब वो समुद्र भी हो सकता है। इसके अलावा कैस्पियन जैसी लेक है, इतनी बड़ी लेक है कि उसे हम सी बोल देते हैं, है ना। अरल इतनी बड़ी लेक है उसे हम उसे सी बोल देते हैं। तो कैस्पियन सी या अरल सी जैसी जो चीज़ हैं ये भी समुद्र हैं, लेकिन महासागर नहीं है। आप सागर और महासागर से कितनी दूर हैं, ये आपके क्लाइमेट पर असर डालेगा। इसके अलावा आप देखें ना, तराई का मौसम आमतौर पर अच्छा होता है। आप लोग तराई में है ना, तो जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाइए
यहाँ से दिल्ली आप जाइए और रामपुर से पार हो जाइए आपको गर्मी सी महसूस होने लगेगी, आपको गर्मी से महसूस होने लगेगी। सर्दियों में तो खैर महसूस नहीं होगा, लेकिन गर्मी में आप देखेंगे आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। और दिल्ली से जैसे ही आप रामपुर पार करेंगे इधर को काठगोदाम की तरफ को, या उधर हरिद्वार या रामनगर की तरफ को, या काठगोदाम टनकपुर की तरफ को, जैसे ही आप पहाड़ के नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी। यानी कि आसपास आपके ऊंचे अगर पहाड़ हैं, भाई ऊंचे पहाड़ का मतलब ग्लेशियर, बर्फबारी, और बर्फबारी जो है आपके आसपास के टेम्परेचर को प्रभावित करेगी। आप देखें ना, अभी 15 दिन पहले पहाड़ पे बर्फबारी हुई तो आपके यहाँ घना कोहरा छा गया। उससे पहले पहाड़ पे बर्फबारी, बारिश तो ही नहीं थी, पहाड़ पर बर्फबारी हुई, हल्की बर्फबारी हुई, आपके यहाँ का मौसम जो है वो बदल गया। तो आपके आसपास घने जंगल हैं या ऊंचे पहाड़ हैं, हॉट डेजर्ट हैं, ये सब आपके एटमॉस्फेयर को प्रभावित करेंगे। अब देखिए समुद्र किस तरह से आपके एटमॉस्फेयर को प्रभावित करेगा। जैसे आप हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय, कौन सा हिमालय? बांग्लादेश, असम, पश्चिम बंगाल की तरफ का हिमालय, जिसे आप लोग उत्तरी पूर्वी हिमालय भी कहते हैं, वो समुद्र के ज़्यादा नज़दीक है, वो ह्यूमिड भी है और गर्म भी है। गर्म का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर सहारा टाइप क्लाइमेट आ गया हो, पश्चिमी हिमालय की तुलना में कम ठंडा है और उसमें उमस भी खूब है, बारिश भी खूब होती है, क्योंकि वो समुद्र के नज़दीक है। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ को जाएंगे, हिमाचल कश्मीर की तरफ को जाएंगे, आप उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ को जाएंगे तो ये बहुत ठंडे हैं और शुष्क हैं। पश्चिमी पूरब से पश्चिम हिमालय की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे बारिश घटती जाएगी। वजह क्या है कि पश्चिम हिमालय जो है वो समुद्र से दूर है, समझ रहे ना। आप देखें ना, गोवा और केरल, गोवा में लगभग हर साल के 12 महीने बारिश होती है। क्यों? समुद्र उसकी एक वजह है। अब लौटते हुए मानसून से बारिश होती है कहाँ पर? तमिलनाडु, मद्रास में। आप देखते हैं ना भारत में कोरोमंडल कोस्ट पर लौटते हुए मानसून से बारिश हो जाती है, साल में 2 बार बारिश हो जाती है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब लौटता हुआ मानसून आता है ना तो ये बंगाली खाड़ी के पास है, लौटता हुआ मानसून बंगाली खाड़ी से नमी ले लेता है और बरस जाता है, समझ रहे ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को असर डालती हैं। अच्छा, पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन कौन करता है? प्रियंका आप बताएंगे, हीट को बैलेंस कौन करता है अर्थ पर? 2 सवाल पूछूंगा आपको मैं, बल्कि 3 सवाल पूछूंगा। 3 सवाल पूछूंगा आपसे सबसे पहले, बाकी लोग बाद में आंसर देंगे। कंट्रोल करना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौसम का सबसे मेन पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट घटक कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट घटक जो हमारे मौसम पर असर डालता है, बताएं, आप बताएं। हाँ, नमी, शाबाश। हमारे एटमॉस्फेयर में, अभी जो मैंने आपको ट्रोपोस्फियर वगैरह पढ़ाए थे उसमें था ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे क्लाइमेट पे या हमारे मौसम पे सबसे ज़्यादा असर डालती है? वो है हवा में नमी। ये नमी ही है जो ओस में, पाले में, कोहरे में, बारिश में बदलती है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा क्या पूछ रहा था मैं आपसे? अच्छा, इस नमी को एक से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? या इस नमी को या इस हीट को एक से दूसरी जगह कौन लेके जाता है? हवा। हवा ही तो लेके जाती है। हवा जो है उमस को, गर्मी को एक से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल मैं क्या पूछ रहा था आपसे? मैं खुद ही भूल रहा हूँ शायद। हाँ, तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हमारी अर्थ पर या हमारे वायुमंडल में हीट को बैलेंस कौन करता है? यानी कि हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसे कम कर देगी, बहुत कम हीट हो जाएगी तो उसे ज़्यादा कर देगी। कौन बैलेंस करता है हीट को? है नहीं, ये बताएंगी। है बारिश, ठीक है ना। हाँ, शाबाश। वो जब नॉलेज होती है ना तो वो मन में ज्ञान जब होता तो उछलता है ना। हाँ, तो बारिश जो है वो हीट को बैलेंस कर। आप देखें ना, गर्मियों में बड़ी बारिश हो रही है, फिर अचानक बारिश हो गई तो थोड़ी जो है वो राहत मिल जाती है। अच्छा बेटे, वैसे हम लोग कहते हैं ह्यूमिड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ह्यूमिडिटी होती क्या है? इसे आम भाषा में बेटे हम समझते हैं उमस, लेकिन उमस नहीं है ये उमस नहीं है। उमस तो आज भी है, लेकिन ये उमस परेशान नहीं कर रही। हवा में नमी है ना, वो नमी तो कोहरे में बदल रही है। हवा में खूब नमी है, ये नमी ही तो कोहरे में बदल रही है। लेकिन ये नमी हमें उमस, हम इस नमी को क्या कहें, उमस तो नहीं कह रहे ना, हम कोहरा कह रहे हैं, धुंध कह रहे हैं, है ना। उमस और नमी लगभग एक ही हैं। आप ये समझें कि नमी का मतलब है कि हवा में जो पानी की भाप है वो कितनी है। अगर वो पानी की भाप ज़्यादा है तो हम कहेंगे हवा ज़्यादा गीली है, यानी कि ज़्यादा आर्द्र है। और ये नमी कम है तो हम कहेंगे हवा कम है या कम आर्द्र है। हवा में नमी कम है या हवा कम आर्द्र है। अगर बहुत ही कम है तो कह देंगे हम हवा जो है शुष्क है, ड्राई एयर है। हवा जैसे देखो होता है ना, जब आपके यहाँ मार्च अप्रैल मई का महीना आएगा, जब लू चलती है उस समय हवा बिल्कुल शुष्क हो जाती है नहीं हवा बिल्कुल शुष्क हो जाती है हवा। और जैसे एक बारिश हो जाती है हवा में नमी आ जाती है।
या जैसे ही पूर्वाई चलती है, पूरब से हवा आती है, हवा में नमी आ जाती है। महसूस किया ना कभी, है ना? अच्छा, अब एक बारिश हो जाती है, जैसे ही एक बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई, और उसके बाद जब सूरज निकलता है, उसके बाद जो बेचैनी होती है आपको ना, पेड़ के नीचे भी राहत महसूस नहीं होती, पसीना सूख नहीं पाता, वो है उमस। जब आपका पसीना नहीं सूख पाता, धूप आपको परेशान करती है, बिल्कुल छेदती है, वो है उमस। तो होता क्या है, बारिश पड़ती है, बारिश के बाद सूरज चमकता है खूब, तो पानी भाप बन के ऊपर उठता है। अब क्या है, बारिश के मौसम में हवा ऑलरेडी नम है, हवा में ऑलरेडी नमी है, तो अब देखो एक सिंपल सी चीज़ आती है ना कि वाष्पीकरण किस पर डिपेंड करता है। शायना आप बताओ, वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ? एवोपराइजेशन या वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ? एवोपराइजेशन या वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ? पानी का भाप बनकर उड़ना। वाष्प माने भाप, वेपर, पानी का भाप बन करके उड़ना। पानी अभी भी भाप बनकर उड़ रहा है, लेकिन इस समय कम उड़ रहा है। जब सूरज की रोशनी, देखो सूरज की रोशनी तेज हो, हवा तेज चले, सूरज की रोशनी तेज हो, पानी ज़्यादा भाप बनकर उड़ेगा। और जो सरफेस एरिया हो पानी का खूब हो, समुद्र में दूर दूर तक पानी फैला हुआ है, वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी दूर दूर तक फैला हुआ है। आप जो है एक चाय जो है ना, एक ऐसे कप में डालिए, चाय ऐसे कप में डालिए जिसका आकार इतना बड़ा हो, और उसी चाय को आप प्याले में डाल दीजिए, प्याले वाली चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसी बारिश होती है, हवा में अच्छी खासी नमी हो जाती है। अब वाष्पीकरण के लिए ज़रूरी है कि हवा ड्राई हो। अगर हवा शुष्क होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। क्योंकि भाई पानी भाप बन के उड़ा जाएगा कहाँ, हवा में ही तो मिलेगा, लेकिन हवा में ऑलरेडी नमी है, हवा में जो है ऑलरेडी नमी है। अब आप पानी भाप बन के उड़ा, लेकिन ऊपर हवा में नहीं जा रहा, तो कहाँ रह रहा? आपके बदन में ही पसीने के रूप में रह रहा। आसपास की भाप भी आपके शरीर पे जम जा रही है, तो आपके अंदर जो हीट है वो पसीना बना करके आपके शरीर में ला रही है। और चूंकि ऊपर हवा में नमी भरपूर है, इसलिए पसीना आपका सूख नहीं रहा। पसीना सूख नहीं रहा मतलब पानी भाप बनकर, पसीने का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ नहीं रहा, आपको बेचैनी हो रही है। तभी आप शरीर में अपने गले में गमछा डालकर चलते हैं, ऐसे ऐसे पसीना पोंछते रहते हैं और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उसी उमस में, उसी पसीने में आप पंखे के सामने आ जाएं, जैसे ही पंखा चलता है तो वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, आपको थोड़ी सी राहत महसूस होती है। आपका जो पसीना है वो भाप बन के उड़ता है। अब साहब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सभी आ जाएगी। जैसे ही पंखा चलेगा, आपके शरीर पर जो पसीना है वो भाप बन के उड़ेगा, तो भाप बनने के लिए उसको हीट चाहिए, है ना? वो हीट कहाँ से लेगा? वो आपकी बॉडी से लेगा। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको राहत महसूस होगी। तो अभी हम इसको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, हम चल रहे हैं अभी अपने क्लाइमेट की तरफ। कोई कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर उमस आमतौर पर कह लेते हैं हम ह्यूमिड का मतलब ये है कि हवा में नमी भरपूर है। अच्छा, एक शब्द ये, जैसे आप लोग मौसम देखते हो ना, अब तो सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, 5G नहीं है तो 4G है, 4G नहीं है तो 3G है, और 2G तो ख़त्म ही हो गए अब, है ना? 2G तो अब ख़त्म ही हो गए, बाकी हैं अभी। जैसे नेट चलाने के लिए बड़ा वाला फ़ोन जैसे शायना का है, और बात करने के लिए छोटा वाला फ़ोन जैसे बेचारे गरीब बिलाल का है ना? बहुत गरीब है ना तू, हाँ, है ना? भाई एक ही स्टॉल से खरीदे के कैप, दोनों के कलर ही अलग अलग है बस, है ना? डिज़ाइन तो सेम है, देखो कैप का सेम है ना? आज बिल्ली खामोश क्यों है? चूहा हुआ नहीं मिला क्या कोई? है? चले, ओके। देखो भाई, इनके लिए कोई किसी चूहे वगैरह की व्यवस्था करो। चूहा, टॉफ़ी, छोटी सी चॉकलेट कुछ भी हो सकती है, वो इनके चूहे के लिए, वो इनके लिए चूहा होगी। समझे आप? नहीं समझे? तुम पैदा क्यों हुई हो? हैं? ज़रा रोकिए, ज़रा इनको अच्छे से कर ले हम। अच्छा, आपने महसूस किया होगा हमारे यहाँ मानसून, उत्तर भारत में मानसून आमतौर पर कब आता है? 1 जुलाई के आसपास, है ना? और पूरे भारत को मानसून कवर करता है 15 जुलाई के आसपास। वैसे तो अंडमान निकोबार में 25 मई को मानसून आ जाता है, लेकिन आप कल्पना करो अप्रैल मई के महीने की, अच्छी खासी गर्मी होती है, जून में भी अच्छी खासी गर्मी होती है ना? लेकिन जून में प्री मानसून रेन हो जाती है। आइए, जून में प्री मानसून रेन हो जाती है, मई में आमतौर पर प्री मानसून रेन नहीं होती है। अगर मई में, हालांकि मई में होता नहीं है, हमारे यहाँ आमतौर पर मार्च अप्रैल में किससे बारिश होती है प्रियंका? मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ किससे बारिश होती है? किस वजह से बारिश होती है मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ? हाँ, फरवरी मार्च अप्रैल की जो बारिश होती है हमारे यहाँ, किस वजह से? हाँ, शुक्र है, मैंने कहा बिल्कुल ही ख़त्म हुई है क्लास। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है ना। अब आमतौर पर अप्रैल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना नहीं बनती है, लेकिन साहब एक बार ऐसा भी हुआ था हमारे यहाँ, जो 12-13 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई थी, तो उस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया था वहाँ पर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया था, उस समय से पहले मानसून आ गया था, दोनों एक साथ मिल गए, बादल फट गया, चौरावदी ग्लीस झील जो है वो टूट गई, और उसके बाद भयंकर आपदा आ गई थी।
है। तो सामान्य परिस्थितियों में आप देखोगे कि मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ आमतौर पर बारिश नहीं होती, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, भयंकर गर्मी होती है लेकिन बारिश नहीं होती है। जगह जगह छोले बटते हैं ना, है ना, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। जिसकी जैसी धार्मिक मान्यताएं होती हैं वही करता है ना। मुस्लिम लोग शरबत बना के पिलाते हैं, जगह जगह क्या कहते हैं, कहीं छोले बट रहे हैं तो कहीं छबील लग रही है, क्या लग रही है ना। सिख लोग उसको छबील कहते हैं, मुस्लिम लोग उसको कहते हैं सबील, बात दोनों की एक ही है ना। तो जो सिख धर्म के वीर सिपाही रहे उन्हें भी अत्याचारियों ने पानी के लिए तरसाया, तो जो मुस्लिम धर्म के वीर सिपाही थे उन्हें भी अत्याचारियों ने पानी के लिए तरसाया था। तो उस यही चीज़ है सबील लगाने के पीछे, शबील कह लो या छबील कह लो, है ना। शरबत जो पिलाते हैं, ठंडा शरबत, है ना। आजकल कोई लगा, कहीं लग रहा है चाय का शबील, ठंड लग रही है, चाय का शबील भी लगवा लिया करो यार, है। चाय का लंगर, चाय का शबील, कॉफ़ी का शबील लगा लिया करो इतने सर्दी में। तो खैर जगह जगह लगते हैं ना शबील, है ना। कितना भी लीड क्लास का क्यों ना हो, उस शबील को देख के गाड़ी का शीशा नीचे कर ही देता। इतनी खुशकी होती है, हाँ, इतनी खुशकी होती है वो पी लेता पानी। आप देखिए कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी कि बारिश नहीं हो रही। इस गर्मी पे ऐड भी चलता था ना किसी ज़माने में, आप लोगों का बचपन होगा, पैदा भी नहीं होगी, सोनू तो पैदा भी नहीं होगी उस समय, है ना। तो सोनू की मम्मी जातक कथाएं देख रही होंगी उस समय, तो सोनू तो उस समय पैदा भी नहीं हुई होगी, तो है ना। क्या कह रहा था मैं, हाँ, एक ऐड भी आता था, एक सरदार जी होते थे ऐड में, तो भरी दोपहरी में गर्मी में कोई था, गर्मी का पाउडर वगैरह उसका पाउडर था, तो कह रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवर का बच्चा भी दिखाई ना दे, और मैं आराम से धूप में अपनी गाड़ी का पंक्चर टायर बदल रहा हूँ। फिर वो ऐड आया था विज्ञापन कि भाई ये क्या है, डर्मी कूल क्या होता है, गर्मी से राहत पहुँचाए वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद भी बारिश नहीं होती, वजह क्या है, हवा में नमी नहीं है, हवा असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, हवा में नमी बिल्कुल नहीं है। हवा जो है असंतृप्त या हवा, यानी कि हवा का पेट भरा हुआ नहीं है, हवा का पेट खाली है। हवा का पेट किससे भरेगा, हवा का पेट भरेगा नमी से। कहते हैं ना भाई तृप्ति हो गई, तृप्ति का मतलब क्या, संतुष्टि मिल गई, तृप्ति का मतलब संतुष्टि मिल गई, है ना, संतुष्टि हो गई। आप खाना खा रहे हैं ना, आप खाना खा रहे हैं, आपको क्या पसंद है खाने में सबसे ज़्यादा, जल्दी बताओ। करेला है, बस जो किसी को पसंद ना हो उसे पसंद है। तुम्हें भी करेला पसंद है, अरे किस दुनिया से आए हो, एलियन तो नहीं हो। अच्छा चलो, करेले के साथ रोटी के चावल, अच्छा हाँ, परोठा चलो, कौन सा वाला रोटी, कौन सी वाली, अपनी वाली दूसरी वाली, अपनी वाली है ठीक है, अच्छा ओके उसको समझ में आ गया है ना, है ना, हाँ अपनी वाली। अरे रोटियों का भी धर्म हो गया भाई, तुम्हारी वाली हो हमारी वाली चलो खैर आगे चलें, चलो मजाक कर रहे हैं। अब आपने रोटी खा ली पर्याप्त, जैसे इन भैया ने ना अभी हमें ठूस के खिलाया इन भैया ने। अब ये थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, रोटियां बच गई, 2-3 रोटियां बच गई। अब मैंने समोसा खा लिया, उससे पहले चाउमीन खा लिया, मोमो खा लिया, फिर आप लोगों ने प्यार से खाना खिलाया, उसके बाद आप लोग तो सारे उठ गए, ये बिल्ली और मैं बचे रहे। अब ये खुद भी खा रहे हैं, हमें भी खिला रहे हैं, नहीं सर ये तो बच गई, खानी पड़ेगी। अब इन्होंने 1.5 रोटी और खिला दी, अब 1.5 रोटी और खिला दी, पेट तो पहले ही भर गया था, अब वो यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। चलो भाई, लेकिन कसम खा ली कि अगली बार तुम्हारे साथ में रुकेंगे, पहले ही निकल लेंगे, इससे पहले के लोग भरने लगे हम भी भर लेंगे, किसी और को खिलाना। समझ रहे ना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। जिस समय मैंने कहा कि बस यार अब हो गया, मेरा पेट भर गया था, लेकिन यहीं पर अगर वो वेज बिरयानी होती तो मैं तुम्हारे बिना कहीं और खा लेता, उसके साथ अगर देसी घी और जली हुई मिर्चें होती तो और खा लेता मैं। इसे कहते हैं ठूस के खाना, है ना। फिर डकारें आने लगती ना उल्टी सीधी, क्षमता से ज़्यादा खा लिया, जितनी हमारे पेट में क्षमता थी उससे ज़्यादा खा लिया। उसी तरह से करेला बना है, अब तुम दवा दब खाए जा रहे हो, है ना। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भर रहा, क्योंकि मनपसंद चीज़ बनी है ना, ठूस के खा लिया। उसी तरह से ध्यान रखना, उसी तरह से हवा अपने अंदर जितनी नमी रख सकती है, हवा आप देख रहे हैं भाई, ये ओस क्या है, ये जो कोहरा आप देख रहे हो, ये पानी की बूंदें ही तो हैं जो ऊपर धूल धुआं मिट्टी पर तैर रही है। ये धूल धुआं मिट्टी पर जमी हुई ओस है या पानी की बूंदें हैं ये, है ना। अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो आप देखते हैं सुबह आप कहते हैं ना, सुबह उठ के सबका डायलॉग होता है, ओह हे भगवान कितना कोहरा, ऐसे हुआ जैसे बारिश हो गई हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन हो गया, ओस बहुत ज़्यादा बन गई उन धूल मिट्टी पे, तो वो रुक नहीं पाई, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिर गई, ऐसा लगा जैसे कि बारिश हो गई हो। समझ रहे मेरी बात? तो एक निश्चित सीमा तक ही हवा अपने अंदर नमी को रख सकती है।
वही सीमा कहलाती है सैचुरेशन या संतृप्तता। सैचुरेशन का मतलब जैसे कारोबार होता है ना, कारोबार में भी सैचुरेशन आ जाती है कि भाई अब इससे ज़्यादा और नहीं बिका। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है ना, इस समय 4G में सैचुरेशन आ गई, 3G में सैचुरेशन आ गई, 4G लॉन्च हो गया, स्पीड बढ़ाई 4G लॉन्च हो गया, 4G में भी सैचुरेशन आ गई, बिकना कम हो गए, अब पुराने हैंडसेट ही बिक रहे हैं, पुराने जो है सवाल ले जा रहे हैं। तो अब वो नया ले आया भाई 5G, और ये वाला फ़ोन 4G को सपोर्ट करेगा, ये वाला 5G को सपोर्ट करेगा, खरीदो भाई 5G फ़ोन खरीदो। धीरे धीरे 5G में भी सैचुरेशन आ जाएगी बाजार में। तो उसी तरह समझ रहे हैं मेरी बात। हिंदी में इसके लिए एक शब्द कहते हैं संतप्त, और आम भाषा में आप कह सकते हो भरपेट, जितना पेट में आ सकता है। अब इससे ज़्यादा आप करोगे तो नुकसान होगा। लेकिन वायुमंडल में क्या होता है कि जितनी नमी हवा में रह सकती है उतनी नमी अगर हवा में आ गई तो उसे कहते हैं हवा अब जो है संतृप्त हो गई। लेकिन जैसे ही हवा संतृप्त हो गई इसका मतलब ये नहीं कि पानी पड़ा जाएगा। अब अगर और नमी मिलती है हवा में अगर और नमी मिलती है तो अब वो हवा कहेगी भाई अब मैं ऊपर आसमान में नहीं रह सकती, अब मैं धरती से मिलने जा रही हूँ। हवा में मौजूद कौन है? भाप, पानी की बूंदें। अब जैसे जैसे हवा में और ज़्यादा आप नमी बनते जाएंगे, हवा संतप्त से ऊपर चली जाएगी, वो जो नमी है वो पानी की बूंदों में बदल जाएगी और बारिश हो जाएगी। अब डिपेंड ये करेगा कि रिमझिम सावन गिरेगा, रिमझिम गिरे सावन, रिमझिम गिरे सावन, है ना गाना सुना ना। अब सावन रिमझिम होगा या तेज मूसलाधार बारिश होगी, या ओला पड़ेगा या बर्फ पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसे क्लाइमेट में हैं जहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे गिर के 0 डिग्री सी से नीचे चला गया, वहाँ पे सर्दी या बर्फबारी होगी, हवा ऊपर उठती है। देखो फिनोमेना क्या है, मैं उधर ही चल रहा हूँ, धैर्य रखना आप लोग। जो बारिश का जो पैटर्न है, बारिश का और क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना। जो लोग जिनको बेसिक नॉलेज अच्छी है वो तो सुने, जो बिगिनर्स हैं वो भी सुने। देखो मैं कहाँ था, बारिश का पैटर्न बता रहा था। देखो बारिश का पैटर्न क्या है, कई तरह से बारिश होती है। एक कहते हैं हम साइक्लोन वाली बारिश, एक कहते हैं हम कन्वेक्शनल यानी संवहनी बारिश, है ना, और एक क्या होती है मानसूनी बारिश, एक होती है पर्वतीय बारिश, है ना। पर्वतीय प्रकार की वर्षा, चक्रवाती प्रकार की वर्षा, संवहनीय प्रकार की वर्षा, मानसूनी प्रकार की वर्षा। तो इसमें जो पर्वतीय प्रकार की वर्षा है ना, एक्चुअली ये भी संवहनीय प्रकार की वर्षा ही होती है। मानसूनी प्रकार की वर्षा ये भी संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। अच्छा, मानसून में आप देखते हो ना, कभी तेज बौछारें पड़ती हैं, मूसलाधार बारिश होती है, कभी रिमझिम होती रहती है। सर्दियों की बारिश देखिए बेटा, सर्दियों में आमतौर पर मूसलाधार बारिश आप देखोगे ना अपने यहाँ नहीं होती है कभी, बहुत कम, रेयर। सर्दियों में जो मूसलाधार वर्षा जिसे आप कहते हैं ना, पड़ गिनती गिनो तो मेरे साथ 1 2 3 4 5, इतनी देर में आप पूरे भीग जाएं, वो है मूसलाधार बारिश। इतनी देर में आप पूरे भीग जाए वो मूसलाधार बारिश है ना। और जो होती है ना किनपिन, उसे कहते हैं ना रिमझिम को हम किनपिन बोल देते हैं। तो गर्मियों में तो ऐसे ही घूमते रहते हैं उस रिमझिम बारिश में, सर्दियों में तो ठंड लगती है। तो अब अगर टेम्परेचर तेज़ी से बढ़े किसी खास जगह का, तेज़ी से बढ़े, तो पूरी संभावना है कि वहाँ पर मूसलाधार यानी कि संवहनी वर्षा हो सकती है। और अगर ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी हवा में थोड़ी सी ठंडी हवा है, अचानक से टेम्परेचर बढ़े, एकदम से सूं करके टेम्परेचर बढ़े, तो भरपूर संभावना है कि ओला पड़ेगा। पहाड़ों पर टेम्परेचर तेज़ी से बढ़े तो भरपूर संभावना है कि बर्फबारी होगी। मैदान में टेम्परेचर तेज़ी से बढ़े, ठंडे इलाके हैं तो पूरी संभावना है कि ओला पड़ सकता है, गर्म इलाके हैं तो तेज़ मूसलाधार बारिश हो सकती है। लेकिन अगर वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाए, धीरे धीरे बढ़े और एक स्टेज के बाद हवा में भरपूर नमी हो जाए, तो वहाँ पर रिमझिम बारिश हो सकती है। तो बारिश का जो पैटर्न है ये है। देखो बारिश कहाँ से आ रही है, किसी और दूसरे ग्रह से थोड़ी आ रही है बारिश। एक सुना आपने जल चक्र, क्या होता है जल चक्र, वाटर साइकिल या जल चक्र क्या होता है, जानते हैं? आप जानते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र? बताएंगे? नहीं बताएंगे? आप बताएंगे? बताएं। सर समुद्र से पानी भाप बन के बाद आसमान में पड़ता है, हाँ, फिर बारिश बरस के हाँ, नदियों के सहारे फिर समुद्र में। वेरी गुड, शाबाश, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। आप देखें ना, समंदर से, झीलों से, बड़ी बड़ी नदियों से पानी भाप बन करके ऊपर उठा। अब देखें जैसे जैसे ये पानी भाप बन करके ऊपर उठेगा, भाई नीचे कैसे उठा ये भाप बन के, नीचे गर्मी है, नीचे टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। क्षोभ मंडल में मैंने आपको पढ़ाया ना, क्या था सामान्य पतन दर, साइन आप बताओ तो, सामान्य ताप की सामान्य पतन दर क्या है? अरे तो इसका मतलब वीडियो भी नहीं देखी आपने, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही खत्म है। हाँ भाई, क्या है ताप की सामान्य पतन दर? हाँ कीर्ति, 162 मीटर हाइट तक जाने
हाँ, क्षोभ मंडल में आमतौर पर हर 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर 0 डिग्री से घट जाता है। क्यों आसिया बताओ, ऐसा क्यों होता है क्षोभ मंडल में? ऐसा क्यों होता है फुरकान, गीता, ऐसा क्यों होता है क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता जाता है? अरे चलिए आप ही बताइए, आप भी बताइए गैसों की डेंसिटी कम होती जाती, गैसें कम होती जाती, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे तमाम तरह की गैसें जो नमी कम होती जाती है। और ये गैसें जिसमें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं ना, गैसें और नमी ही जो हैं गर्मी को सोखती हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये गैसें कम होती जाती हैं, गर्मी घटती जाती है। खैर, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ऊपर टेम्परेचर कम है, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऊपर टेम्परेचर कम है। अब देखिए यहाँ पर आप कल्पना कीजिए, आज अच्छी खासी ठंडी हो रही है लेकिन अचानक टेम्परेचर बढ़ने लगे तेज़ी से, 15 की जगह 30 डिग्री से टेम्परेचर हो जाए। अगर 15 की जगह 30 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, अगले दिन या तीसरे दिन यहाँ बारिश हो जाएगी, सर्द या बारिश हो जाएगी। कैसे होगी हम बता दें आपको। यहाँ पर आसपास नमी है, गर्मी बढ़ी, हवा गर्म हो गई, है ना। अब जैसे ही हवा गर्म होती है तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो अणु हैं, है ना, वो दूर दूर होने लगते हैं। भाई आप कहते हो पानी को गर्म करते हैं ना, उबलने लगता है, इसका मतलब ये उबलने लगता है और धीरे धीरे भाप बनने लगता है। इसका मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स या अणु हैं, पानी के जो टुकड़े हैं, वो दूर दूर होने लगते हैं, दूर दूर होते हैं, फैलते हैं। अब दूर दूर होते हैं, फैलते हैं ना, तो उनकी जगह खाली जगह आ जाती है। तो उस खाली जगह को भरने के लिए और नमी आ जाती है और पानी उसमें आ जाता है। कुल मिला करके नीचे गर्मी पा करके हवा गर्म होती है, गर्म होकर के हल्की हो जाती है, हल्की होकर के वो ऊपर उठती है। ठीक है ना साहब। अब जब हवा ऊपर उठ रही है तो उसके साथ साथ जो नमी है ना वो भी ऊपर उठ रही है, भाप बन के दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन वो ऊपर उठ रही है। अब यहाँ से यहाँ, अब इसको आप 200-300 मीटर मान लें, 400-500 मीटर मान लें। यहाँ से हवा गर्म उठी, धीरे धीरे ऊपर उठी। अब यहाँ पर कम वायु दाब का क्षेत्र हो गया, जिस जगह से हवा उठी थी वहाँ पर प्रेशर कम हो गया। तो आसपास चारों ओर 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर के दायरे में जो चारों ओर का क्षेत्र है वहाँ पर दाब वही था जो था। अब इसके चारों ओर हवा का दबाव ज़्यादा हो गया, यहाँ पर हवा का दबाव जो है वो कम हो गया। तो जाहिर सी बात है, जहाँ अधिक दाब था, अधिक दाब से कम दाब, आपको पता ही है हवा कहीं भी हो दुनिया में, कहीं भी चले जाएंगे, हवा कहाँ चलेगी? अधिक दाब से कम दाब की ओर। यूनिवर्सल है साहब ये, हवा जो है अधिक दाब से कम दाब की ओर चलेगी। तो चारों ओर से जो अधिक दाब वाली दवा थी, अब अधिक दाब का मतलब ठंडा, कम दाब का मतलब गर्म। तो आसपास की जो ठंडी और अधिक दाब वाली हवा थी वो इधर को आने लगी, यहाँ पर आई तो इसने भी गर्मी पाई और ऊपर उठ गई, इसने भी गर्मी पाई और ऊपर उठ गई। ये लगातार सिलसिला चल रहा साहब। यहाँ हवा आ रही है, गर्मी पा करके ऊपर उठ रही है, तो फिर आसपास की हवा आ जा रही है इसकी जगह घेरने, तो वो भी गर्मी पा रही है और ऊपर उठ जा रही है। अब हवा जब ये ऊपर पहुंची तो दो चीज़ें होती हैं, ठंडी होती है, ठंडी होकर के नीचे बैठने लगती है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो कि इसे और ऊंचाई तक ले जाए वो। अब हवा ऊपर गई तो भारी हो गई, जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होगी, ठंडी होकर भारी होगी। अच्छा, भारी होने को आप कंडेंसेशन या संघनन भी कह सकते हो, लेकिन अभी संघनन की स्थिति नहीं आई है। हवा ठंडी हुई, ठंडी होकर के ऊपर गई, भारी हुई, नीचे बैठने लगी। जैसे मैंने एक बार पढ़ाया था ना आपको कि भाई इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि झील जम जाती है, झील जम गई लेकिन उसके अंदर की मछलियाँ नहीं मरी, उसके अंदर की मछलियाँ नहीं मरी। क्यों? आपको पता ही है पानी का जो पानी की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम 4 डिग्री सी पर होती है। तो जैसे ही झील की ऊपरी सतह 4 डिग्री सी पर पहुंचती है, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। डेंसिटी मैक्सिमम, ऊपर सरफेस पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है पानी भारी हो गया। तो ऊपर का भारी पानी जो है वो नीचे बैठने लगता है, ऊपर का भारी पानी नीचे बैठने लगा, नीचे ठंडा हो गया, नीचे का पानी ऊपर आने लगा। ऊपर का भारी पानी जो है ठंडा होकर के नीचे बैठने लगा, नीचे का पानी ऊपर आने लगा। अब ऊपर का जो पानी ठंडा था, जो नीचे बैठा, उसका टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री सी। अब नीचे उसका टेम्परेचर तो 4 डिग्री सी रहा, लेकिन ऊपर जो पानी आ रहा है धीरे धीरे वो जम रहा, टेम्परेचर और 4 से नीचे आया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आया, फिर 0 डिग्री से आया, 0 डिग्री से आया, ऊपर की सरफेस जम गई, लेकिन नीचे जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री था, वहाँ पर मछलियाँ बची नहीं। तो इस तरह से तालाब में जो ये पानी ऊपर जाता, फिर नीचे बैठता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे बैठता ना, इन फ्लो को या इन करेंट्स को हम कहते हैं कन्वेक्शनल करेंट्स, ये संवहनीय धाराएं। इसी तरह से वायुमंडल में संवहनीय धाराएं बन रही हैं। अब एक स्टेज ऐसी आई कि टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस ज़्यादा टेम्परेचर ने हवा को और गर्म करके ऊपर उछाला। अब जैसे जैसे हवा उछली ऊपर को, तो इसने ऊपर की जो ठंडी हवा थी इसको और ऊपर उछाला। हवा इतनी ऊपर उठ गई कि उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। अब ठंडी होकर के वो बादलों में बदलने लगी। अब यहीं पर मैं आपको रोकूंगा, नीचे क्यों नहीं बदल रही हो बादलों में? नमी तो वही है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे नमी और जा रही है, नमी और जा रही है। वो हवा यहाँ क्यों कंडेंस नहीं हुई, यहाँ बादलों में क्यों नहीं बदलती? मैंने कहा ना, संतृप्तता का मतलब क्या है कि वो लिमिट,
भाई हवा की एक लिमिट है कि अपने अंदर कितनी नमी ये रख सकती है, तो जितनी नमी उसके अंदर आ गई उतनी वो रख सकती है, जितनी नमी वो रख सकती है उतनी नमी उसके अंदर आ गई तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हवा। अच्छा अब देखो जो गर्म हवा होती है ना वो अपने अंदर ज़्यादा नमी रख सकती है और ठंडी हवा अपने अंदर नमी कम रखेगी। नमी को कैप्चर करने की या नमी को धारण करने की जो क्षमता है वो गर्म हवा की ज़्यादा होती है और ठंडी हवा की कम होती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा के अणु दूर दूर फैल जाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी आ सकता है। ठंडी हवा कंडेंस यानी सिकुड़ जाती है, ठंडी हवा सिकुड़ जाती है तो उसमें ज़्यादा पानी या ज़्यादा नमी नहीं आ सकती, सिंपल सी बात है। तो हवा जितनी गर्म होती है उतनी ज़्यादा नमी उसको चाहिए, ठीक है ना, और जितनी ठंडी होगी उतनी कम नमी उसको चाहिए। अब देखो मतलब ये हुआ कि यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठी, ऊपर उठते हुए ठंडी होने लगी, नमी तो वो खूब लेकर आई थी लेकिन अब संतृप्त होने के लिए उसको इतनी नमी नहीं चाहिए जितनी वो साथ लेके आ रही है। अगर वो नीचे थी तो संतृप्त नहीं हो रही है, ऊपर उठी तो टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी हो गई। वो ठंडी हवा को संतृप्त होने के लिए या पेट भरने के लिए कम नमी चाहिए, कम खाना चाहिए। खाना किसके रूप में? नमी के रूप में। अब जैसे ही ऊपर गई टेम्परेचर हवा कम हो गया, थोड़ी सी नमी थी हवा के अंदर लेकिन वो सैचुरेट हो गई, संतृप्त हो गई, यानी कि उसका पेट भर गया। अब नीचे से और नमी गई, अब जब नीचे से और नमी गई तो वो जो ऊपर जो हवा बैठी थी वो कहे भैया यार मुझे मत खिलाओ, मेरा पेट भरा हुआ है, और ज़्यादा खिलाओगे मुझे उल्टी आ जाएगी। कहते ना यार अब मत खिलाना, देखो भाई अब मुझे उल्टी आ जाएगी, क्योंकि पेट भर लिया। लेकिन आसिया खाई जा रही है, करेला बना खाई जा रही है, दबा दब खाई जा रही है, खाई जा रही है, उसके बाद उल्टी तो नहीं आई, डकार आने लगी। ओ फिर मम्मी ने कहा भाई तेरा पेट फट जाएगा, मामा के पास जाना, मामा इनके डॉक्टर हैं, मामा के पास जाना पड़ेगा, अब रहने दे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बचा के रख देना, सुबह को खाऊंगी। हाँ चलो सुबह खा लेना है ना, गर्म करके फिर खा लिया, है ना। करेला खाना है ना, छी इनको करेला पसंद है, लड़की ऐसे करती है छी, है ना, हाँ तुम्हें करेला पसंद है, बेले मत लाना करेला, बेले लाना आलू के चावल, है ना, फ्राइड राइस बोलते हो ना तुम लोग। हाँ कहाँ थे यस कहाँ थे। तो साहब अब पेट भर गया ना तो वो ऊपर को आने लगा, उसी तरह से ऊपर जो हवा थी उसने उल्टी करनी शुरू कर दी, और उल्टी किसके रूप में? बारिश के रूप में। तो ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कहा है ना, अर्थ जो है ग्रेविटेशन की वजह से खींचती है। अब लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटेशन है ना, हवा जो है, हवा गर्म हवा में इतनी इंटरनल एनर्जी है कि वो ग्रेविटेशन से पार करके ग्रेविटेशन को संतुलित करके ऊपर उठती जा रही है। अब ऊपर गए तो हवा का पेट भर गया, हवा ठंडी हो गई तो कम नमी से उसका पेट भर गया, हवा में शुरू हो गया कंडेंसेशन या संघनन। हिंदी में एक शब्द आता है संघनन या कंडेंसेशन। बेटे इसका सिंपल मतलब संघनन का ये है कि जो भाप है वो ठंडी होकर के लिक्विड में बदल जाए। जो पानी की भाप होती है ना, चाय बनाती हो ना, भाप उड़ रही है, ऐसे करके हाथ रख लो, आज शाम को जाना चाय बनाना, भाप उड़े तो ऐसे करके हाथ रख लेना, हथेली आपकी गीली हो जाएगी, ये संघनन। अब आप कहोगे साहब संघनन तो आप कह रहे हो काले काले बादल, तो हथेली बादल दिखाई नहीं देंगे आपको। आप पहाड़ पे जाइए, घाटी में आपको बादल तैरते हुए दिखाई देंगे, घने काले बादल तैरते हुए दिखाई देंगे, वो ये संघनन। ऊपर आसमान में जो घने काले बादल आपको तैरते दिखाई दे रहे हैं ना, वो ये संघनन। संघनन का मतलब जो गैस है, जो भाप है, भाप या गैस पानी की हो सकती है, किसी की भी चीज़ की हो सकती है, जो गैस है वो ठंडी होकर के लिक्विड में बदल जाए, वो ये संघनन। समझ गए आप? समझ गए? अब जैसे जैसे हवा ऊपर गई ठंडी हो गई, ठंडी होकर संघनित हो गई। संघनित का मतलब पानी में जो भाप थी, नहीं हवा में जो भाप थी पानी की, वो ठंडी होकर के पानी में बदल गई। भाप थी ठंडी होकर के पानी में बदल गई। अच्छा अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी भी बैलेंस है मामला, लेकिन थोड़ा सा अब हवा और ऊपर उठी, ये टेम्परेचर डाउन हो गया, है ना, आपने देखा टेम्परेचर डाउन हो गया तो हवा और ठंडी हो गई, यहाँ का टेम्परेचर डाउन हुआ, ऊपर का भी टेम्परेचर डाउन हुआ, हवा ठंडी हो गई। अब अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से पानी नीचे गिरने लगा, बारिश शुरू हो गई। ठीक है ना। संघनन हमेशा होगा, चाहे वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा हो, साइक्लोनिक प्रकार की वर्षा हो, पर्वतीय प्रकार की मानसूनी वर्षा हो, चक्रवाती वर्षा हो, कैसी भी हो, बादल का बनने का मतलब ही है संघनन यानी कंडेंसेशन होना। ठीक है ना। लेकिन आमतौर पर ये जो मानसूनी बारिश है या भूमध्य रेखा के आसपास जो बारिश होती है, इस संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। हवा लोकल सिस्टम से हवा गर्म हुई, उसके साथ उसने अपने नमी को अपने साथ उठाया, ऊपर जाके बादल बनी यानी संघनित हुई और बरस गई। ठीक है ना। तो अब ये जो फिनोमिना है, ये जो मैंने आपको बताया, तो भूमध्य रेखा के आसपास जो जलवायु है उसमें ये साल भर होता है। बारिश जो होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो इसी तरह से होती है, संवहन प्रकार से बारिश होती है, लोकल सिस्टम में भी हो जाती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी तरह की होती है, वर्षा जो होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये जो फिनोमिना है ये लगभग रोज़ होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं एक घूंट पानी पी लूँ फिर चलता हूँ। सर एक मिनट रोक देना। तो अब देखो, अब यहाँ से मैं जो आप लोगों से इतना डिस्कशन कर रहा हूँ ना, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ है।
हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वर्षा किस किस तरह से हो रही है, कौन कौन सी कंडीशन जो है वो रेन को इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो हमने ये बताई कि बारिश जो हवा है गर्म होकर ऊपर उठती है, संघनन होता है, बारिश हो जाती है। ये तो हमने आपको ये बताया कि बारिश, देखो हवा का संतृप्त होना, हवा का संघनित होना, किसी भी तरह का क्लाइमेट है जहाँ पर ये हवा थोड़ी सी नमी से जल्दी संघनित हो जाती है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ संघनन में बहुत देर लगती है, संघनित करने के लिए हवा को बहुत ज़्यादा नमी चाहिए, वहाँ बारिश थोड़ी देर से होती है। लेकिन बारिश जितनी देर से होगी, आप देखो ना, हवा को संघनित होने के लिए जितनी ज़्यादा नमी चाहिए होगी उतनी ज़्यादा देर तक बरसेगी ना वो। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी था कि बारिश होती किस तरह से। अब हम देखेंगे यहीं पर कि ये जो इलाके हैं भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके, जिन्हें हम कहते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आमतौर पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो कहते हैं हम, दोनों अक्षांशों में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक उत्तर में और 0 डिग्री से 10 डिग्री तक दक्षिण में, ये वाला जो एरिया है ना, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर भूमध्य रेखा है, तो ये, और भूमध्य रेखा के बाद यहाँ पर आपकी कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा का जो लैटिट्यूड है वो 23.5 डिग्री है, तो 10 डिग्री आप ये देख लें कि लगभग यहाँ तक आ जाएगा। लगभग ये जो एरिया है ये वाला, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये जो एरिया है दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ये एरिया कहलाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ये इक्वेटोरियल जोन। ये जो है पूरे साल हाई टेम्परेचर और हाई रेन के लिए फेमस है। लेकिन दोस्तों अब देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई रेन, यहाँ पर जो ब्लैक शेडेड एरिया मैंने बना रखे ना, ब्लैक ग्रिड या ब्लैक जाली बना रखी है, जितनी भी यहाँ आप देख रहे हैं ब्लैक ग्रिड या ब्लैक जाली बना रखी है, ये सारे के सारे इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर आते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई रेन। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने ये रेड कलर की जाली बना रखी है, इसके बीच में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास है, लेकिन भूमध्य रेखी प्रकार की जलवायु यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैंने खाली छोड़ रखा, देख रहे हैं ना, भूमध्य रेखा के पास है लेकिन भूमध्य रेखी प्रकार की जलवायु यहाँ पर नहीं है। क्यों भाई? मैंने कहा ना भूमध्य रेखा के आसपास आपकी तबीयत ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई रेन होती है। लेकिन आप ये इलाका देखें ना, ये वाला, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है भूमध्य रेखीय जलवायु, यहाँ पर है, बल्कि इसको और मैं अंदर, थोड़ा सा अंदर तक ले जाता हूँ। मेरा जो रेड पेन है किधर है, ये और थोड़ा सा सिकुड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं मिलेगी। जितना भी रेड कलर आप देख रहे हो, यहाँ पर मिलती है सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, सवाना ये सूडान प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक, क्यों, ऐसा क्यों है? यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ नहीं है। ना ना, ऐसा नहीं है। ये इलाका जो है समुद्र से दूर हो गया, ये इलाका समुद्र से बहुत दूर हो गया। अब आपको के साथ समुद्र से दूर हो गया तो यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही? टेम्परेचर तो खूब है, बल्कि और ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ टेम्परेचर कम होगा, यहाँ 30 से 40 डिग्री के आसपास वेरी करेगा टेम्परेचर, यहाँ 50 डिग्री सी तक टेम्परेचर चला जाएगा सवाना टाइप में। यह है सवाना या सूडान टाइप। हम आपको के साथ बारिश यहाँ क्यों नहीं हो रही? इतनी बारिश यहाँ बहुत कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है। क्यों? आपने पढ़ा है ना कि भाई जो थार का जो डेजर्ट बना है, क्यों बना थार का डेजर्ट? तो उस हवा चलती है। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना देता हूँ, दिख रहा होगा, अभी इसको फिर इरेज कर देंगे। ये देखो, ये हमारा गुजरात है, ये दक्षिण प्रायद्वीप भारत है, और ये रहा आपका राजस्थान का इलाका, ये वाला इलाका। ये जो इलाका है इसे आप कहते हो थार। अब यहाँ पर अरावली माउंटेन है। आप कहते हो साहब थार का डेजर्ट इसलिए बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अरावली माउंटेन है बहुत ही नीचा है, एक, और दूसरा मानसूनी हवाएं यहाँ तक आते आते शुष्क हो जाती हैं। मानसूनी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से इधर को चल रही है ना, एवरेज आमतौर पर मानसूनी हवाएं इस तरह चल रही है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून आगे जाके 2 ब्रांचें बदल जाता है, तो कुछ हवाएं यहाँ गिर में, गुजरात में गिर पहाड़ियों से टकरा के बारिश करती हैं और ऊपर निकल जाती हैं, लेकिन ये अरावली माउंटेन्स को पार कर लेती हैं। अरावली माउंटेन्स इतना ऊंचा नहीं है जो इनको रोक ले, एक बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवाएं काफ़ी शुष्क हो जाती हैं। शुष्क का मतलब क्या है कि मानसूनी हवाएं अपने साथ भरपूर नमी लेकर आ रही थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा एरिया ट्रेवल किया है तो ज़्यादातर जो पानी है इनका नीचे ही बरस गया। आप देखेंगे भारत में जो हवा, जो बारिश की जो मात्रा है ना, वो
पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, या कह सकते हो कि दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाएगी। क्यों? जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे नमी कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा नमी आपको समुद्र तट के पास मिलेगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश भी समुद्र तट के आसपास होती है। ये जो इलाके हैं ना, यहाँ भरपूर बारिश होती है। कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश नहीं होती, बीच बीच में छोटे छोटे इलाके हैं, वो स्थान विशेष के एलिवेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन कोस्टल एरिया में भरपूर बारिश होती है, पूरी नमी यहाँ पर आकर के बरस जाती है। लेकिन अब जैसे जैसे हम समुद्र से दूर आगे को चलेंगे, बारिश कम होती जाती है। तो वही तरीका ये है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कोई ऊंचा पहाड़ भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऊंचा पहाड़ भी नहीं है जो कि थोड़ी सी भी नमी को रोके और रोके ऊपर उठने को मजबूर कर दे। देखो हमारे यहाँ, हमारे क्लाइमेट में हिमालय क्या रोल है? अगर हिमालय ना होता तो हम कोल्ड डेजर्ट में होते। गर्मियों में खूब गर्मी होती है, सर्दियों में कड़ाकेदार सर्दी होती, बर्फ गिरा करती रोज। क्यों? क्योंकि हिमालय ना होता तो जो पोलर विंड से सीधी हमारे यहाँ आकर टकराती सीने से, है ना। लेकिन एक बात और है, हम 6-6 फीट लंबे होते और बड़े ताकतवर, बड़े मजबूत होते हैं, और भरपूर चना हो रहा, रोज चने खाते। जैसे आजकल रोज अमरूद खा रहे हैं ना, वैसे हमारा क्लाइमेट ऐसा, तरह तरह के फल मिलते हैं ना। आम के सीजन में आम, जिधर देखो आम, और आजकल अमरूद के सीजन में जिधर देखो अमरूद, नींबू, दुनिया का हर फल यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो अब हिमालय क्या है, दो तरह से फायदेमंद है हमारे। एक तो वो उत्तरी ध्रुव या साइबेरिया की तरफ से आने वाली जो ठंडी हवा है उनसे रोकता है, भारत को ठंडा डेजर्ट होने से बचाता। दूसरा, ये हिमालय की वजह से ही मानसूनी हवाएं टकराती हैं और तराई में बारिश करती हैं, उत्तर भारत में बारिश करती हैं। अगर हिमालय ना होता तो ये मानसूनी हवाएं सीधा पार करके उधर चली जाती चीन की तरफ को, समझ रहे ना। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई ऊंचा, यहाँ पर देखो अरावली पहाड़ इन हवाओं को नहीं रोक पा रहा। एक तो इन कहते हैं ना, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, एक तो इनमें नमी कम है, ये इतनी नमी भी बारिश कर देती, बशर्ते यहाँ कोई बैरियर होता, इनको ऊपर उठाता। या फिर घने जंगल होते, या घने जंगल भी नहीं है, घने जंगल होते तो डेजर्ट ही नहीं बनता। तभी तो कहते हैं हरियाली ज़रूरी है। आप डिफॉरेस्टेशन करिए, आप मरुस्थलीकरण को इन्वाइट कर रहे हैं, है ना। तो खैर, तो अब जब आप देखो यहाँ से हवाएं पहुँची, यहाँ देख रहे हैं ना। अब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हाई टेम्परेचर हाई रेन क्यों है? सबसे पहली बात देखो, आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का मतलब, इसको हिंदी में या विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहां पर सूरज पूरे साल सिर पे चमकता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब सूरज पूरे साल सिर पर चमकता है, यानी कि हर समय एक सा मौसम, गर्मी का मौसम, हाई टेम्परेचर रहता है, सूरज हमेशा सर पे चमकेगा। ऐसा नहीं कि सुबह को भी सर पे चमकेगा, दिन में एक बार दोपहर को सिर पे आ जाता है, और पूरे साल ऐसे ही रहता है। जैसे अपने यहाँ जून का महीना होता है ना, वैसे यहाँ पूरे साल समझ लो जून का ही महीना यहाँ पर होगा ये। तो पूरे साल यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है। अब आप देखो यहाँ पर ये सब देख रहे हो ना, सब ओशिन है ना, ये सब ओशिन है, ये सब महासागर, पानी पानी है। तो जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा वाष्पीकरण। तो दिन भर यहाँ गर्मी रहती है, वो पानी भाप बन के आसपास का उड़ता है, बारिश कर देता है। देखो फिनोमिना ये है कि दिन भर जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, दोपहर हुई, पानी भाप बनकर ऊपर उठा, पानी भाप बनकर ऊपर उठा, संवहनी धाराएं बनी, कन्वेक्शनल करंट्स बनी, ठीक है ना। और ऊपर जाकर दूर आसमान में संघनन शुरू हो गया और तेज गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो गई। इसलिए यहाँ पर लगभग रोज दोपहर के बाद आसमान में काली घटाएं छाती हैं, गरज चमक होती है और तेज मूसलाधार बारिश हो जाती है। लेकिन अब आप देखोगे ना भाई, पानी कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया? समुद्र से। लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये समुद्र से दूर हो गया, ये समुद्र से दूर हो गया, इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, कम होती है, ठीक है साहब। तो अब ऐसा नहीं है कि भूमध्य रेखा के पूरे आप नाप लो, 10 डिग्री इधर नाप लो, 10 डिग्री इधर नाप लो और पूरा एक रेक्टेंगल बना दो, हर जगह बारिश होगी, नहीं, वेरी करती। लेकिन आमतौर पर इसके आसपास भरपूर बारिश होती है, ठीक है। तो अफ्रीका में ये वाले इलाके, इधर आपका पूर्वी द्वीप समूह, और इधर दक्षिण अमेरिका में ये बोलीविया, इक्वाडोर, पेरू के आसपास के थोड़े इलाके, साउथ वेनेजुएला, इधर मेडागास्कर में, और ये आपका ये है आपका मालागासी, जंजीबार, इथोपिया में तो खैर सवाना टाइप क्लाइमेट आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सवाना टाइप या सूडान टाइप क्लाइमेट। कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।